नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी सेंट्रल और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। 8वें वेतन आयोग की प्रक्रिया जैसे जैसे आगे बढ़ रही है वैसे वैसे कर्मचारियों और पेंशनर्स की उम्मीदें भी बढ़ती जा रही हैं। इसी बीच रेलवे सीनियर सिटीजन्स वेलफेयर सोसाइटी, जिसको कि आप RSCWS के नाम से जानते हैं, उन्होंने आयोग के सामने एक महत्वपूर्ण ज्ञापन रखकर पेंशनर्स से जुड़े कई बड़े मुद्दों को उठाया है। अब क्या है उनकी सबसे बड़ी मांग, जानने और समझने की कोशिश करेंगे। पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे सहयोगी प्रवीण शर्मा सर। आपका मनी सेंटर में बहुत स्वागत है। थैंक यू विशाल। तो आज के शो में सबसे पहले RSCWS की 8वें वेतन आयोग से क्या अपेक्षा है ये जानने की कोशिश करेंगे। इसके बाद RBI ने FD और बल्क डिपॉजिट्स के नियमों में जो बड़ा बदलाव करने की प्लानिंग की है, इसको भी डिकोड करने की कोशिश करेंगे। और अंतिम में चर्चा करेंगे मोबाइल टैरिफ हाइक की। तो चलिए बिना देर किए फटाफट करते हैं मनी सेंटर की शुरुआत। क्या 8वां वेतन आयोग केवल कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी तक सीमित रहेगा या फिर लाखों पेंशनर्स की उम्मीदों को भी नई उड़ान देगा? यही सवाल इस समय सबसे ज्यादा चर्चा में है। दरअसल रेलवे सीनियर सिटीजन्स वेलफेयर सोसाइटी ने आयोग को भेजे अपने ज्ञापन में साफ कहा कि पेंशनर्स को किसी भी कीमत पर नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। संगठन ने न्यूनतम पेंशन बढ़ाने, पुराने और नए पेंशनर्स के बीच जो असमानता है उसको खत्म करने, पारिवारिक पेंशन में सुधार और बेहतर चिकित्सा सुविधा जैसी कई अहम मांगे उठाएंगे। प्रवीण सर, 8th पे कमीशन क्या इनकी मांगों को गंभीरता से लेगा या नहीं? और आफ्टर मतलब समझिए कि AIRF यानी जो सबसे बड़ा संगठन है रेलवे एम्प्लॉयज़ का, उनका, फिर IRTSA को भी हम लोगों ने उनकी भी मांगों को समझने की कोशिश की। अब ये पेंशनर्स का पक्ष भी आ गया है सामने। सर, कैसे देख रहे हैं इन तमाम मांगों को? नहीं, बिल्कुल। RSCWS ने कुछ महत्वपूर्ण डिमांड इस अपने पूरे मेमोरेंडम में की हैं। एक तो उन्होंने जो बेसिक बात कही है वो ये कहा है कि जो रिटायरीज़ के लिए लॉन्ग टर्म आपकी सिक्योरिटी को सरकार को इंश्योर करना होगा इस 8 पे कमीशन के जरिए। एक ये बड़ी बात है। दूसरी बड़ी बात उन्होंने ये कही है कि साहब जो अभी आपका जो पेंशन के लिए जो फार्मूला है सरकार का, वो दरअसल बेसिक पे पे कम टिका हुआ है, वो दरअसल अलाउंसेस पे ज़्यादा टिका हुआ है। और एक बार कोई व्यक्ति सर्विस से रिटायर हुआ तो उसके अलाउंसेस ज़्यादातर जो हैं वो ख़त्म हो जाते हैं जी। इसके बाद एक रिटायरमेंट के बाद एक सडन ड्रॉप आता है आपकी किसी भी व्यक्ति की रिटायरमेंट के बाद की इनकम में। उन्होंने कहा इस पूरी जो प्रक्रिया है इसमें एक बदलाव, बड़े बदलाव की ज़रूरत है। और इसके लिए ज़रूरी ये है कि आप बेसिक पे को ही दरअसल स्ट्रॉन्ग बनाएं। बेसिक पे मजबूत होगी तो किसी भी रिटायरमेंट के बाद किसी भी व्यक्ति का आपका जो कमाई है उसमें एक बड़ा सब्सटेंशियल गिरावट नहीं आएगी। एक ये प्रमुख बात है। दूसरी बात, जैसा आपने कहा कि पुरानी पेंशन की बहाली की मांग फिर से उठाई है। और एक तीसरी चीज़, 1 रैंक 1 पेंशन का मसला भी विशाल महत्वपूर्ण तरीके से यहाँ उठाया गया है। जी। और सर, RSCWS की जो एक और मांग है सर, वो कहा जा रहा है कि 8वें वेतन आयोग की जो TOR है, टर्म्स ऑफ रेफरेंस है, उनमें कहा जा रहा है कि मौजूदा पेंशनर्स को और पारिवारिक पेंशन का स्पष्ट रूप से उल्लेखन नहीं किया गया है। इसको लेकर इन लोगों को लगता है ज़्यादा चिंता लग रही है। कहा जा रहा है कि मान लीजिए सैलरीड क्लास के लिए तो कुछ मिल जाएगा, मान लीजिए पेंशनर कहीं छूट न जाए, ऐसा बात है सर? नहीं, ये मसला जब आपका TOR आए थे और अप्रूव किए गए थे TOR को, ये मसला दरअसल पिछले साल नवंबर के आसपास से लगातार उठ रहा है कि साहब जो आपने टर्म ऑफ रेफरेंस बनाया है ये कर्मचारियों के लिए तो है, लेकिन इसमें पेंशनर्स का जिक्र कहाँ है जी। और तब सरकार ने साफ तौर पे इस पर बयान दिया था कि जो बढ़ोतरी, जो भी सुधार होंगे 8th पे कमीशन के जरिए, वो बराबरी से न सिर्फ कर्मचारियों पर लागू होंगे बल्कि आपके पेंशनर्स पर भी लागू होंगे। ये बात अलग है कि इसमें इन चीज़ों का जिक्र वाकई नहीं किया गया है। जी। और प्रवीण सर, जितने हम लोग कर्मचारी संगठनों से भी जो बात किए थे, उनके मुखिया से बात किए थे, वो लोग भी प्रखरता से कहते हुए दिखे कि नहीं भाई, जो चीज़ सैलरीड के लिए मिलेगा वही पेंशनर्स को भी मिलेगा। तो ऐसा कोई मतलब असमंजस नहीं होना चाहिए। क्लैरिटी पूरी तरह से साफ होनी चाहिए कि जो भी चीज़ एप्लीकेबल होगी फॉर द सैलरीड एंड द पेंशनर्स दोनों के लिए भी होगी। अब जैसा कि आपने सर कह दिया कि पुरानी पेंशन योजना को लेकर भी पूरी तरह से लामबंद है। कल के भी मनी सेंटर में हम लोगों ने इस बात को समझने की कोशिश की थी। लेकिन एक बहुत अच्छी सी मांग ये आ रही है सर कि न्यूनतम पेंशन वो बढ़ाए जाने की बात कही जा रही है। मौजूदा जो न्यूनतम पेंशन को महंगाई के हिसाब से कहा जा रहा है कि अपर्याप्त है। मांग की गई है कि न्यूनतम पेंशन को जीवन यापन की वास्तविक लागत उसके अनुरूप वो बढ़ाया जाए। तो सर, ये मांग खासकर मुझे बहुत अच्छा इसलिए लगता है कि इससे बुजुर्ग जो पेंशनर्स हैं या जो अबव 60 हो गए, 70 हो गए, 80 हो गए, उनके लिए बड़ी अच्छी राहत वाली बात होगी। अगर नहीं तो इससे पहले भी एक संगठन ने अपने मेमोरेंडम में ये बात उठाई थी कि साहब आपकी
जो मिनिमम आपकी जो पेंशन है वो आपकी 50% आपकी जो पे है आपकी लास्ट Last ऑन on सैलरी salary। उसके 50% ना होकर या तो 67% हो, और या जो 10 महीनों का जो लास्ट जो औसत वेतन है है वो उसका औसत के हिसाब से जो की ज़्यादा जाए, हो सर। जो ज़्यादा हो इसमें। तो ये, और इसमें एक और बात कही गई थी कि अगर आप 70 साल के हो गए तो आपकी जो पेंशन है वो 75% होनी जी चाहिए, जी। 50% की जगह। 90 साल में तो सीधे 100% की 90 बात साल के अगर आप हैं तो आपकी जितनी सैलरी थी उतनी आपको पेंशन दी जाए। तो ये डिमांड अब तेज़ी से उठने लगी है कि साहब आपकी जो पेंशन जो सरकार दे रही है दरअसल वो उस हिसाब से या खर्चों के हिसाब से, मेडिकल एक्सपेंसेस के हिसाब से नाकाफ़ी बैठ रही है। इसके अलावा सर स्वास्थ्य सुविधाओं में भी सुधार की बात कही जा रही है। कहा जा रहा है कि सीजीएचएस और रेलवे जो है स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार की मांग की गई है। कैशलेस इलाज की सुविधा को और कहा गया है कि व्यापक इसको बनाइए, और जो प्राइवेट अस्पतालों में इलाज की जो प्रक्रिया है उसको आसान करिए। बुजुर्ग पेंशनर्स को इलाज के लिए बार बार जो है कागजी कार्रवाई ना करनी पड़े, ऐसी कोई व्यवस्था बनाइए जिसमें जो है वन स्टॉप क्लियरेंस वाला शायद मामला है सर। तो स्वास्थ्य सुविधाओं में कुछ ऐड करना चाहेंगे? नहीं, इन्होंने एक मांग जो महत्वपूर्ण उठाई वो ये उठाई है कि अगर कोई बुजुर्ग कोई जो रिटायरी है वो किसी भी अस्पताल में जाता है इलाज के लिए, जो बेस्ट स्टेट ऑफ द आर्ट जो हॉस्पिटल हैं वहाँ अगर जाकर इलाज कराना चाहता है तो उसकी परमिशन कैशलेस वहाँ पर होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ रेलवे से जुड़े अस्पताल या जो सरकारी अस्पताल हैं उन्हीं को इसके दायरे में जो पेंशनर्स हैं उसके दायरे में रखा जाए। किसी भी हॉस्पिटल में जो सबसे बेहतरीन हॉस्पिटल हैं वहाँ जाकर अगर इलाज कराना चाहता है कोई व्यक्ति तो उसकी इजाज़त यहाँ सरकार को देनी चाहिए। अंतिम सवाल आपसे पूछूंगा सर, 8वें वेतन आयोग की चर्चा हो रही, तो कोई लेटेस्ट अपडेट, कहाँ मीटिंग होने वाली, इसकी जो है कुछ आप पॉइंट्स बता दें। नहीं, बिल्कुल। अब देखिए जून में पूरा मीटिंगों का सिलसिला जारी है रहेगा। लखनऊ से लेकर भुवनेश्वर और तमाम जगहों पर मीटिंग्स जो है वो होने वाली हैं, और कर्मचारी अपनी तरफ से अपने ज्ञापन मेमोरेंडम लगातार दे रहे हैं। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। क्या भारतीय निवेशकों का शेयर बाजार से मोहभंग होने लगा है? क्या म्यूचुअल फंड और इक्विटी से जो कमजोर रिटर्न मिलने के बाद लोग एक बार फिर बैंक एफडी को सबसे सुरक्षित ठिकाना मानने लगे? हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आरबीआई के ताज़ा आंकड़े तो है जो अगर आप देखिएगा तो कुछ ऐसे ही संकेत दे रहे हैं। बैंक डिपॉजिट्स में तेज बढ़ोतरी और एफडी में रिकॉर्ड निवेश के बीच आरबीआई भी डिपॉजिट ब्याज दरों से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव करने की तैयारी कर रहा है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या बैंकिंग सेक्टर में एक नया दौर शुरू होने जा रहा है जहां निवेशकों का पैसा फिर से बैंक की तिजोरियों में लौटेगा? इसके अलावा प्रवीण सर से समझने की कोशिश करेंगे कि बैंक डिपॉजिट्स में आई इस तेजी के पीछे क्या कारण है, और आरबीआई के नए प्रस्तावित नियम जो है आम डिपॉजिटर्स की जेब पर क्या असर डाल सकते हैं, इसको भी जो है प्रवीण सर से समझने की कोशिश करेंगे। दो खबर है सर, और दोनों का जो है सरोकार समझिए, मतलब आम लोगों की ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है। सबसे पहले खबर से शुरुआत कीजिए सर। नहीं, बिल्कुल। देखिए बड़ी खबर है इस बात की कि एक जो लगातार हम लोग जिस बात की चर्चा करते आ रहे थे, बार बार सरकार की जो चिंता थी वो जाहिर हो रही थी, रिजर्व बैंक की चिंता जाहिर हो रही थी, और बैंक परेशान थे कि साहब जो डिपॉजिट्स का मोबिलाइजेशन जो है वो बैंकों के पास नहीं हो पा रहा है। लेकिन अब जो आंकड़े आ रहे हैं, और उसके लिए आप ये कह सकते हैं कि शेयर बाज़ार और एसआईपी म्यूचुअल फंड्स को इसका धन्यवाद देना चाहिए कि बैंकों को राहत मिलती दिखाई दे रही है डिपॉजिट्स के मोर्चे पर। 15 मई 2026 के जो आंकड़े आए हैं वो ये बताते हैं कि बैंकों के पास जो आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट्स हैं वो 256.9 जो लाख करोड़ है वहाँ पहुँच गए, 257 लाख करोड़ रुपए मान सकते हैं। और ईयर ऑन ईयर जो ग्रोथ है वो 12.2% ग्रोथ रही है। इससे पिछले साल की अगर आप ग्रोथ को देखेंगे तो वो 10% थी, यानी एक साल पहले की 10% ग्रोथ के मुकाबले इस साल 12% से ज़्यादा जो है वो डिपॉजिट्स में बढ़ोतरी हुई है। मतलब आप कहना चाहते हैं कि ग्रोथ के परसेंटेज में भी ग्रोथ देखने को मिल रहा है सर? बिल्कुल, डिपॉजिट्स ग्रोथ जो हुई है वो उसमें इजाफा यहाँ दिखाई दिया है। और एक और जो बड़ा ट्रेंड दिखाई दे रहा है वो ये दिखाई दे रहा है कि जो पूरे ओवरऑल जो डिपॉजिट्स हैं उसमें जो टाइम डिपॉजिट्स हैं या जिसमें फिक्स एफडी आरडी इस तरह के लॉन्ग टर्म के इंस्ट्रूमेंट आ जाते हैं, उनकी तादाद 87% से ज़्यादा है। तो आप 13% के आसपास आपके कासा डिपॉजिट्स और बाकी के इंस्ट्रूमेंट हैं, जबकि बाकी का जो बल्क आपका डिपॉजिट है बैंकों के पास
वो दरअसल फिक्स्ड डिपॉजिट या टर्म डिपॉजिट की फॉर्म में है विशाल। चलिए, तो टाइम डिपॉजिट्स की भी मांग बढ़ी है, जैसा कि सर ने बताया कि एफडी में जो है जमा राशि की वृद्धि जो है 8.9% से बढ़कर 12.3% हो गई। बड़े निवेशक भी अब जो है लंबी अवधि की एफडी में पैसा लगा रहे हैं। कुछ दिन पहले ही सर हम लोगों ने मनी सेंटर में इस बात की जो है डिकोड करने की कोशिश की थी कि अब लोग जो है 1 साल 2 साल वाला नहीं कर रहे हैं, लंबी अवधि के लिए अपना पैसा पार्क कर रहे हैं ड्यू टू दो जियो पॉलिटिकल टेंशन और जिस तरह से टर्मोइल्स देखने को मिल रहे हैं। सर, इसके अलावा सर दूसरी कहानी पर आते हैं। आरबीआई ने जो है डिपॉजिट नियमों में जो है बड़े बदलाव जो है वो प्रस्तावित की। एक नहीं, दो ने, मतलब 3 प्रस्ताव ऐसे हैं जिनको कहा जा रहा है कि चीज़ें जो है वो सुधारने के प्रति किया जा सकता है। एक तो पहला है कि रोजाना जो है ब्याज दरों का जो है खुलासा करना पड़ेगा। आपको जो है डे के कामकाज के पहले ही अपने जो लिस्ट है वेबसाइट पर डालिए, कहीं भी डालिए, आपको बताना होगा कि ये ब्याज दर है जो हमने देना है और उसी ब्याज दर पर आपको जो है डिपॉजिटर्स को अपना पैसा देना होगा। इन खबरों को आप कैसे देख रहे हैं? बिल्कुल, ये एक महत्वपूर्ण स्टेप है जो ये तय करता है या ये बताता है कि साफ ब्याज दरों पर या डिपॉजिटर्स के सामने तस्वीर बिल्कुल साफ रहेगी। बैंक आप लिख कुछ रहे हैं और बैंक पे जब आप जा रहे हैं तो आपको डिपॉजिट पर इंटरेस्ट कुछ और ऑफर किया जा रहा है। ये इस तरह की गतिविधि बैंकों की दरअसल नहीं चलेगी। उस पर आरबीआई का एक बड़ा स्टेप है। जो डिपॉजिटर्स हैं उनके लिए ट्रांसपेरेंसी यहाँ पर आएगी। आपको प्रिडिक्टेबल एक आइडिया होगा कि साहब मुझको इतना ब्याज यहाँ पर मिलने वाला है। सर, ये भी देखा गया है कि मान लीजिए हमें कुछ और ऑफर किया जा रहा है, आप बड़े एंटिटी हैं तो आपको कुछ और ऑफर किया जा रहा है। और इसी कहानी में मैं एचडीएफसी बैंक का भी जिक्र करना चाहूँगा। जो महाराष्ट्र से जो खबर आ रही थी कि सीएसआर फंड के नाम पर जो है अधिक ब्याज देने का मामला आया, 45 करोड़ के आसपास का मामला था, उसको लेकर भी अभी रार मची हुई। तो क्या इन दोनों कहानियों को मर्ज कर देखा जाए? नहीं, बिल्कुल, एक तरह से इस बात को हम समझ सकते हैं कि जो डिफरेंशियल प्राइसिंग थी आपका या इंटरेस्ट रेट था जो डिफरेंशियल, उसको वो दिया गया एक मामले में। और अब जो रिजर्व बैंक के जो नियम है वो एक तरह से तस्वीर भी साफ करते, लेकिन एक और नियम के जरिए रिजर्व बैंक ने इस चीज़ की भी इजाज़त दे दी है कि बल्क अगर आप डिपॉजिट कर रहे हैं तो बैंक चाहे तो डिफरेंशियल प्राइसिंग उसकी कर सकते हैं। जी। इसके अलावा सर ब्याज दरों से जुड़ी जानकारी को स्पष्ट तरीके से सार्वजनिक करना होगा, ये हमने बात कर ली। ग्राहकों को एफडी चुनने में आसानी होगी, ये भी बात आ रही है सामने। बैंक अपनी लिक्विडिटी स्थिति के आधार पर बड़े यानी जो है बल्क डिपॉजिट्स पर अलग ब्याज भी जो है वो दे सकते हैं जिन बैंकों। ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है विशाल, क्योंकि जब हम आंकड़े देख रहे हैं रिजर्व बैंक के तो वो ये बताते हैं कि जो बल्क डिपॉजिट हैं, बड़े डिपॉजिट हैं, उनकी तादाद असल में टर्म डिपॉजिट्स में बढ़ रही है। 3 करोड़ से ऊपर वाले को बल्क डिपॉजिट कहते हैं ना सर? 3 करोड़ से ऊपर के हैं या 1 करोड़ से ऊपर के भी अगर आप देखेंगे, बड़े डिपॉजिट्स को देखेंगे, 2019 में इनकी जो हिस्सेदारी थी ओवरऑल आपके टर्म डिपॉजिट में वो 39% थी। और 2026 के जब हम मार्च में देख रहे हैं तो ये हिस्सेदारी बढ़कर 46% जा रही, 1 करोड़ प्लस के डिपॉजिट। यानी मतलब देश में बहुत ज़्यादा करोड़पति बन रहे हैं लोग सर। बिल्कुल, 700 बीपीएस का इजाफा दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये है कि बड़ी तादाद में जो बल्क डिपॉजिटर्स हैं या कुछ लोग इसको रिटेल जो डिपॉजिट्स हैं उसका कॉर्पोरेटाइजेशन भी बोलते हैं। तो ये एक बड़ा ट्रेंड है जो ये बताता है कि किस तरह से बड़े डिपॉजिट्स की हिस्सेदारी बैंकों के ओवरऑल डिपॉजिट्स में बढ़ रही है। सर, एक लास्ट सवाल आपसे पूछूंगा कि आम एफडी निवेशकों के लिए क्या कुछ बदलने वाला है? जिनकी 1 करोड़ से नीचे की एफडी है उनके लिए, आम रिटेलर्स के लिए क्या कुछ बदलाव? नहीं, बदलने वाला कुछ नहीं है, लेकिन मार्केट ने जिस तरह के रिटर्न नेगेटिव दिए हैं, जिस तरह से लोगों को झटके लगे हैं, एक बहुत बड़ा फैक्टर ये रहा है कि लोग एक बार फिर से बैंकों की तरफ लौटे हैं। और एक मौके पर इस तरह के आसार लग नहीं रहे थे कि कभी अब जिस तरह का ओवर फाइनेंशलाइजेशन हुआ है या जिस तरह लोगों के सिप अकाउंट को लें और मोबाइल के जरिए शेयर बाजार में पैसा लगा रहे, उसके बाद ये लग नहीं रहा था कि लोग अब बैंकों की तरफ कभी वापसी करेंगे। लेकिन बहुत तेज़ी से चीज़ें बदली हैं। 1-1.5 साल में बाजार के हालात ख़राब हुए हैं। दूसरी तरफ बैंकों में ब्याज दरें कम होने के बावजूद बैंकों ने एफडी पर ऊंचे ब्याज दर देना जारी रखा क्योंकि बैंकों को असल में आइडियली रेपो रेट की तर्ज पर डिपॉजिट के रेट घटाने चाहिए थे, जिस तरह से आरबीआई ने रेट घटाए। लेकिन क्रेडिट ग्रोथ बढ़ाना हो, लोगों को लोन देना हो, इसलिए और डिपॉजिट आ नहीं रहे थे। सबसे सस्ता डिपॉजिट होता है आपका इस तरह के या कास्ट डिपॉजिट्स हो गए या ये जिसके जरिए आप लैंडिंग फिर करते हैं।
तो वो अब बैंकों को यहाँ सफलता विशाल मिलती हुई दिखाई दे रही है। चलिए सर, एक और मौजूद सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा। जो ठीकरा हम लोगों ने अभी फोड़ा सर इस कहानी में कि चलिए शुक्र मनाइए कि बाजार आउट परफॉर्म नहीं करते हुए दिखे या SIP जो है अंडर परफॉर्म करती हुई दिखी, लेकिन सर चीज़ें ये बदलेंगी भी तो। मान लीजिए जिस हिसाब से हम लोग जो वॉर पर भी अपडेट आपसे केवल समझते हैं, एक हफ्ते में ही मैं ये देख रहा था, पिछले हफ्ते की बात है, एक हफ्ते में ही इक्विटी म्यूचुअल फंड्स का रिटर्न 10% डाउन हुआ है। तो AUM सीधा उनका 10% डाउन हुआ क्योंकि रिटर्न घटे हैं। तो ये असर लोगों को दरअसल अपने पोर्टफोलियोज में दिखाई दे रहा है। और अब लोगों को लग रहा है कि साहब 7%, 7.5% जो मिल रहा था, आपका 15%, 20% या 25% आपका लाल निशान में दिखाई दे या लॉस में अगर आपका पोर्टफोलियो दिखाई दे रहा, उससे तो लोगों को लगा कि इससे तो अच्छा है कि 7-8% पर FD लॉक कर ली जाए। और ऊंचे ब्याज दर चल रहे हैं, तो लोग इसीलिए 1 से 3 साल के जो FD हैं उनका 2/3 का हिस्सा है इसमें। लेकिन क्या प्रवीण सर 1 से 3 साल तक ये वॉर चलती रहेगी क्या? जियोपॉलिटिकल टेंशन्स और जिस तरह से जो अनरेस्ट हम लोग को देखने को मिल रहा है जियोपॉलिटिकल अरीना में, तो क्या ये चीज़ें थमेंगी या नहीं थमेंगी सर? नहीं, थमेंगी जरूर। क्या जाहिर बात है, जंग चल रही है तो जंग खत्म भी होगी। अल्टीमेटली कुछ ना कुछ समाधान निकलेगा और उसके बाद चीज़ें दुरुस्त भी होंगी, लेकिन कब होंगी ये आशंका लोगों के दिमाग में है कि आखिर रुकेगी किस तरह से रुकेगी दुनिया। बात इस पूरी लड़ाई के बाद की जो दुनिया होगी उसमें ऑयल सप्लाई का क्या होगा, महंगाई किस लेवल पर होगी, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर क्या होगा, अगर महंगाई बढ़ी तो क्या RBI और रेट बढ़ा सकता है आने वाले वक्त में, क्या मार्केट्स और गिर सकते हैं। FII भारत के बाज़ार के लिए अगर हम बात करें तो विदेशी इन्वेस्टर जिस तरह से लाइन लगा के जा रहे हैं वो एक बड़ा खतरा है लोगों के कि साहब रिटर्न पता चला कि और डूबता चला जाए, इससे अच्छा है कि साहब बाजार से पैसा निकालो। 7-8% जो पहले बाप दादा के ज़माने में मिला करता था वो ज़्यादा बेहतर तरीका था पैसा निवेश करने और का, टेंशन फ्री भी। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। अगर आप हर महीने मोबाइल रिचार्ज करवाते हैं तो आने वाले दिनों में आपकी जेब का खर्च और बढ़ सकता है। पिछले 2 वर्षों में रिचार्ज प्लान्स महंगे होने के बावजूद टेलीकॉम कंपनियों की जो है कमाई लगातार बढ़ी है, लेकिन अब उस बढ़त की रफ्तार जो है वो धीमी पड़ने लगी है। ऐसे में ये सवाल उठ रहा है सर कि जियो, एयरटेल और अन्य प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियां एक बार फिर जो है मोबाइल टैरिफ बढ़ाने की तैयारी कर सकती है। ब्रोकरेज फर्म सर, इसी बीच एक ब्रोकरेज फर्म मोतीलाल ओसवाल की एक रिपोर्ट भी आ गई है सर। उन्होंने कहा कि अगर कंपनियों को अपनी कमाई में 2 अंकों की वृद्धि बनाए रखनी है तो फाइनेंशियल ईयर 27 में करीब 15% तक जो है रिचार्ज महंगा करना पड़ सकता है। अब 5G के बढ़ते इस्तेमाल, डेटा खपत में रिकॉर्ड उछाल और बढ़ते जो है टेलीकॉम बाजार के बीच ये फैसला करोड़ों मोबाइल ग्राहकों की जेब पर सीधा असर डाल सकता है। अब चूंकि मामला टेलीकॉम डिपार्टमेंट से रिलेटेड है सर, आप इसका रुख करना चाहेंगे क्योंकि आप बहुत बारीकी से चीज़ों को समझाते हैं। क्या सर फिर से फटका पड़ने वाला है? कल ही मैंने रील की है कि गैस की कीमतों में 29 रुपये की बढ़ोतरी हो गई। लगातार जो है बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, पेट्रोल की कीमतें, गैस की कीमतें, उसके बाद मोबाइल फ़ोन की कीमतें बढ़ेंगी। नहीं, बिल्कुल। देखिए, मोतीलाल ओसवाल की जो रिपोर्ट बता रही है वो जाहिर तौर पर यही कह रही है कि दूसरी जो तिमाही है मौजूदा फिस्कल की, यानी जून के बाद अब इस जो आने वाली तिमाही है इसमें जाकर आपका टेलीकॉम के जो प्राइसेस हैं या टैरिफ हैं उसमें इजाफा टेलीकॉम कंपनियां कर सकती हैं जी। और ऐसा इसलिए ज़रूरी है क्योंकि FY अगर 27 में अगर इनको डबल डिजिट ग्रोथ चाहिए अपने रेवेन्यू में, उसके लिए इनको ये बढ़ोतरी करनी पड़ेगी। अब पिछले जो हाइक हुआ था वो जो अगर हम वित्त वर्ष के हिसाब से देखें तो FY 25 बैठता था 2024 के जुलाई के आसपास जो है वो बढ़ोतरी की गई थी और उस बढ़ोतरी ने आपका इनका जो रेवेन्यू है उसमें आपका अच्छी खासी 13% की बढ़ोतरी यहाँ पर दिखाई दी थी। इसके बाद से पूरा का पूरा चाहे सब्सक्राइबर्स का चर्न हो या बाकी के तमाम फैक्टर हों, एक स्टैग्नेंट ग्रोथ यहाँ पर टेलीकॉम कंपनियों के रेवेन्यू में दिखाई दी जी। और अब उससे निकलने के लिए इन कंपनियों को किराए बढ़ाने पड़ सकते हैं। माना यह जा रहा है कि तकरीबन 15% का इजाफा हो सकता है जी। मान लीजिए अगर 100 रुपये का प्लान अगर आप ले रहे हैं तो 115 रुपये उसकी कीमतें हो जाएगी। लेकिन सर अब मैं जहाँ तक डेटा देख पा रहा हूँ सर, जियो देखिए, एयरटेल देखिए, वोडाफोन आइडिया देखिए, इन तमाम लोगों ने जो फाइनेंशियल ईयर 26 में अच्छे खासे ग्राहक जोड़े हैं। उसके बावजूद इनको क्या दिक्कत आ रही है हम समझने की कोशिश। कुछ आंकड़े मैं पढ़ देता हूँ। रिलायंस जियो ने फाइनेंशियल ईयर 26 में लगभग 1.5 करोड़ नए कस्टमर्स जोड़े। बाजार हिस्सेदारी इनकी जो है बढ़कर 41.5% हो गई। भारतीय एयरटेल की बात की जाए तो इन्होंने भी करीब 1.1 करोड़ नए जो है कस्टमर्स जोड़े और इनकी भी जो है बाजार
में जो पार्टिसिपेशन वो 35% से अधिक हो गई है। वीआई की बात की जाए तो इन्होंने भी लगभग 1 करोड़ कस्टमर्स जो है इनके, ये यहाँ निगेटिव आ रहा है सर, यहाँ 1 करोड़ कस्टमर्स जो है कम हुए हैं। बाजार हिस्सेदारी भी जो घटकर 15.7% होगी। तो इन आंकड़ों को अगर देखा जाए तो वीआई की स्थिति थोड़ी डामाडोल है, बाकी इन दोनों की तो सही है सर। नहीं, लेकिन जाहिर तौर पर ग्राहक बढ़े हैं, लेकिन हाई पेइंग ग्राहक कितने हैं इसमें? ऐसे ग्राहक, क्वालिटी ग्राहक अगर जिनको आप मान लीजिए जिनसे अच्छी कमाई होती है, वैसे ग्राहक कितने हैं, एक ये बड़ा सवाल है। दूसरी बड़ी चीज़ जो है वो ये कि इस पूरे पीरियड में जब से टैरिफ हाइक हुए हैं, बहुत सारे लोगों ने अपनी जो एक्स्ट्रा सिम थी उनको रिचार्ज कराना बंद किया है। कम डेटा खपत वाले या न्यूनतम प्लान पर लोग शिफ्ट हुए हैं। तो ये फैक्टर भी ऐसे हैं जिनकी वजह से नए ग्राहक बनने के बावजूद कंपनियों की कमाई उस लेवल पर नहीं बढ़ी जिस लेवल पर बढ़नी चाहिए थी विशाल जी। और इसीलिए ये जो आंकड़ा एक जो बताता है कि FY26 में जो अभी खत्म हुआ साल, उसमें ये तीनों जो बड़ी टेलीकॉम ऑपरेटर हैं, इनका जो है रेवेन्यू वो 10% बढ़कर 2,70,000 करोड़ रुपये, सबका मिलाकर 2,70,000 करोड़ रुपए के आसपास पहुंच गया। लेकिन इस डेटा में भी ये कहा जा रहा है सर कि ये वृद्धि जो है पिछले साल की तुलना में धीमी रही है। फाइनेंशियल ईयर 25 में इन कंपनियों की आय लगभग 13% हाँ, तो ये वो दौर था जब आपको एक टैरिफ हाइक हुआ था, जब तकरीबन 25% का टैरिफ हाइक हुआ था। उसकी वजह से एक तो आरपू 8.5% बढ़ा था और दूसरा जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो लगभग 13% हुई थी। और उसके अगले साल फिर ये घटकर आपका जो पिछला वित्त वर्ष था 25-26, उसमें घटकर ये 10% रह गई। तो सर अगर आने वाले भविष्य में अगर टैरिफ में बढ़ोतरी होगी सर, तो फिर इनके जो है इनकम में बढ़ोतरी देखने को मिल जाएगी फिर? बिल्कुल। और इसीलिए जो जितनी टेलीकॉम ऑपरेटर हैं, खासतौर पर एयरटेल, उनको ये लगता है कि जब तक 300 रुपये का आरपू नहीं पहुंचेगा तब तक उनके लिए कामकाज करना उतना आसान नहीं होगा। मजबूत स्थिति में अगर किसी टेलीकॉम कंपनी को रहना है तो ब्रोकरेज कंपनियां भी इस बात की को कहती हैं कि 300 रुपये के आसपास का आरपू होना चाहिए। तो टारगेट 300 रुपये के आरपू का है। 255 के आसपास मुझे लगता है 255 या 256 रुपये का आरपू एयरटेल का इस वक्त होगा जी। और ये रिपोर्ट में ये कहा भी गया है कि अगर 15% तक अगर टैरिफ बढ़ती है तो प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों की जो है वायरलेस से जो इनकम है वो फाइनेंशियल 27 में बढ़कर लगभग 3 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच सकती है। तो इससे जो है कंपनियों की कमाई और मुनाफा दोनों में सुधार देखने को मिलेगा। सर एक लास्ट सवाल वीआई को लेकर मैं आपसे प्रश्न हमेशा पूछता रहता हूँ, अगर ये बढ़ोतरी होती है सर तो वीआई की स्थिति और दुरुस्त होगी? बिल्कुल, वीआई की स्थिति दुरुस्त होगी। और कल भी जो बॉम्बे हाई कोर्ट का एक फैसला आया जिसमें वन टाइम स्पेक्ट्रम चार्ज को वेव ऑफ कर दिया गया है, वो भी एक बड़ा पॉजिटिव सिग्नल है वोडाफोन आइडिया के लिए। और मुझे लगता है कि जिस तरह से केपेक्स जुटाने की, उसको डिप्लॉय करने की कोशिशों में कंपनी लगी है, नए सब्सक्राइबर्स का आना भी यहाँ पे शुरू हुआ है। पिछले अगर हम देखें तो लगातार 3 महीने ऐसे रहे जब लगातार मंथ ऑन मंथ नए सब्सक्राइबर्स का एडिशन यहाँ पे दिखाई। लेकिन फाइनेंशियल 26 में 1 करोड़ ग्राहक कम भी हुए हैं, तो रिटेंशन जो है अब धीरे धीरे बढ़ता हुआ दिख रहा है। चलिए प्रवीण सर, आपका बहुत शुक्रिया, आपने कीमती समय निकाला, तमाम विषय को बहुत ही आसान भाषा में विस्तार से समझाने की कोशिश की। तो